Let's start with the smart contracts. A contract is a code that runs on blockchain, that is Ethereum. So once deployed, its state and logic are replicated across nodes. User interacts through transactions, the code enforces rules automatically. The thing is, this is different from the C++ programming. Contract syntax and variable syntax and all the things we use in the smart contracts is just similar to object-oriented programming, but here we don't declare classes. We create a contract. Once a contract is deployed, we cannot change it on a blockchain. So you have to keep this in mind that it's very crucial that you need to add all the functionalities after careful analyzing what you are going to create. So let's discuss about this. Contract आपने बनाया, ठीक है, उसको आपने एक दफा डिप्लॉय कर दिया. डिप्लॉय करने के बाद द कॉन्ट्रैक्ट इज बेसिकली उसके अंदर फंक्शनैलिटीज हैं वो जो कि सेल्फ एग्जीक्यूटिंग कोड है. जो भी उन फंक्शंस को कॉल करेगा कॉन्ट्रैक्ट उसके अकॉर्डिंगली पैरामीटर्स जो भी आपने उसमें दिए हुए हैं, इनपुट पैरामीटर्स हैं या नहीं है, वो आपको वैल्यू या रिटर्न करेगा या फिर कोई स्टेट वेरिएबल में चेंजेस करेगा और जो भी फंक्शनैलिटी आपने कहा उसको परफॉर्म करेगा. आपको जो कोड है वो बेसिकली जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ऑन चेन होता है. ऑन चेन मतलब ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय होता है. स्टेट वेरिएबल्स की जो स्टेट होती है कि मतलब वेरिएबल्स की जो वैल्यूज हैं वो भी ऑन चेन होती हैं. एवरी स्टेट चेंज कॉस्ट गैस. जब कॉन्ट्रैक्ट आप डिप्लॉय करते हैं तब भी आपकी गैस कॉस्ट निकलती है. गैस कॉस्ट क्या है बेसिकली कि आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करने के लिए. जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेंगे आपके वॉलेट में से कुछ ETH कटेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ट्रैफिक एंड ऑल द अदर थिंग्स. देयर आर सर्टेन वेरिएबल्स. और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये बेसिकली पब्लिक बाय डिफॉल्ट होता है क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है. इसमें इस तरह नहीं होता कि आप अपना कोड हाइड कर लेंगे. आपने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय कर दिया, उसके एक एड्रेस आपको असाइन हो गया कि ब्लॉकचेन में इस एड्रेस के अगेंस्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ है. अगर कोई भी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को ब्लॉकचेन में जाके एक्सप्लोर करता है तो वो उसका कोड वहां से व्यू कर सकता है. तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. और सेफ्टी ये है कि आपने उसके अंदर यूजर एक्सेस कंट्रोल या इस तरह की फंक्शनैलिटी लगाई होती है कि हर कोई बंदा उसको कॉल नहीं कर सकता. ठीक है, जो रिक्वायर्ड है, जो इंटेंडेड यूजर है वही कॉल कर सकता है. SPTX लाइसेंस क्या होता है? SPTX लाइसेंस बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आपका ये जो कोड है क्या ये रीडिस्ट्रीब्यूटेबल है या नहीं है. जिस तरह आप कॉपीराइट्स नहीं होते लाइसेंस के अंदर कि आप इसको कुछ फ्रीवेयर होते हैं, कुछ कॉपीराइटेड होते हैं, तो SPTX लाइसेंस जो है ये भी कुछ इसी तरह की चीज है. तो नॉन लाइसेंस है, MIT का भी है, GPL 3.0 का भी है, Apache 2.0 का भी है. ये सारे के सारे अनलाइसेंस्ड हैं. तो अगर आपने ये ना लिखा तो रिमिक्स जो है वो आपको इस पे वार्न करेगा. तो आपके लिए इस वक्त इतना काफी है कि आप इस जो है SPTX लाइसेंस आइडेंटिफायर MIT का यूज कर लें. इसमें आपको कोई भी ताकि लीगल इश्यूज या कॉपीराइट की प्रॉब्लम से प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करने पड़े. ठीक. प्रैग्मा सेकंड लाइन जो आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं वो प्रैग्मा लिखते हैं. प्रैग्मा सॉलिडिटी ये बेसिकली ये डिफाइन करता है कि आप सॉलिडिटी के कौन से वर्जन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं. जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है 0.8.0, इट मींस कि आप 0.8.0 से लेकर 0.8.1 2 3 4 से लेकर 0.9.0 से कम वाले वर्जन सॉलिडिटी के यूज कर सकते हैं. मतलब आपको ये कोड इन सारे वर्जन्स पे चलेगा. बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप ब्लॉकचेन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करते हैं देयर यू हैव टू स्पेसिफाई कि आप कौन से सॉलिडिटी वर्जन पे आपने ये कोड लिखा था. अब आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज है. जिस तरह सी के अंदर क्लास होती थी तो क्लास में आप क्या करते थे, क्लास में आपने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन किए होते थे. ठीक है, उसके बाद कुछ फंक्शनैलिटीज होती थी. वो वेरिएबल्स पब्लिक भी हो सकते थे, प्राइवेट भी हो सकते थे. इसी तरह यहाँ पे क्लास तो नहीं होती, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं उसे. तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्टेट और फंक्शंस होते हैं. जो स्टेट या स्टेट वेरिएबल्स जो हैं वो उसी तरह ही हैं जिसमें आपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं. तो हम जब स्टेट की बात करते हैं, स्टेट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका मतलब यही होता है कि उसके वेरिएबल्स के अंदर क्या वैल्यूज पड़ी हुई है. ठीक है, और
इट कैन स्टोर डाटा जो कि स्टेट वेरिएबल्स में होगा, एनफोर्स रूल्स जो कि आपने फंक्शंस के ऊपर लगाए होते हैं मॉडिफायर के थ्रू या एक्सेस कंट्रोल के थ्रू, एंड कॉल अदर कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब अगर आपने इनहेरिट किया हुआ है किसी और कॉन्ट्रैक्ट से इसको, अपने कॉन्ट्रैक्ट को, तो ये उसके फंक्शंस भी कॉल कर सकता है। कंस्ट्रक्टर अनलाइक इन सी प्लस प्लस, कि वहां पर आप क्लास बनाते हैं तो आप उस क्लास का ऑब्जेक्ट बार बार क्रिएट करते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्टर जब फर्स्ट टाइम ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होता है तो उसका आपको एक एड्रेस मिल जाता है, और उसका जो कंस्ट्रक्टर आपने बताया होता है वो सिर्फ एक ही दफा चलता है ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट। अगर आप कोड के अंदर कोई चेंज करते हैं या आप कुछ करना भूल गए और आपने कहा कि यार कंस्ट्रक्टर के अंदर किसी और स्टेट वेरिएबल की वैल्यू भी मैंने सेट करनी थी, तो फिर आपको रीडिप्लॉय सारा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डिप्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर चेंजेस कर लें। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कंस्ट्रक्टर में कि ये सिर्फ एक ही दफा चलेगा, और ज्यादातर ये ऑनर जो है कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ऑनर कौन है, यानी इसको किसने डिप्लॉय किया था, उसके लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको एक एग्जांपल नजर आ रही है, दिस वन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल है कि आपने एक एड्रेस टाइप का स्टेट वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसकी एक्सेस आपने प्राइवेट रखी हुई है, जिसका नाम आपने ऑनर रखा हुआ है, और कंस्ट्रक्टर में आप क्या कर रहे हैं, ऑनर इज इक्वल टू मैसेज डॉट सेंडर। मैसेज डॉट सेंडर कौन होता है, जो फर्स्ट टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट को डिप्लॉय करेगा। तो जब फर्स्ट टाइम डिप्लॉय करेगा तो कंस्ट्रक्टर बस उसी वक्त एक दफा चलेगा। तो जिस एड्रेस से या जिस वॉलेट एड्रेस से ये डिप्लॉय हुआ होगा, वो वाला एड्रेस जो है वो इसका ऑनर बन जाएगा। अच्छा, वेरिएबल्स इसके अंदर किस किस तरह के होते हैं, स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, लोकल वेरिएबल्स होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, अपार्ट फ्रॉम पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, अब स्टेट वेरिएबल्स क्या है, आर डिक्लेयर्ड एट द कॉन्ट्रैक्ट लेवल। ये वो वेरिएबल्स हैं जो कि आप जिस तरह क्लास में आप वेरिएबल्स नहीं डिक्लेयर करते थे कोई भी डाटा स्टोर करने के लिए, इस तरह कॉन्ट्रैक्ट की फंक्शनैलिटी में आप जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, चाहे वो वोटिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं या फिर आप किसी भी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट लिख रहे हैं, तो जो आपने वेरिएबल्स इनिशियली डिफाइन करने हैं वो आपके स्टेट वेरिएबल्स कहलाते हैं। स्टेट वेरिएबल्स रिटेन देयर वैल्यूज बिटवीन फंक्शन कॉल्स एंड स्टोर्ड ऑन ब्लॉकचेन। स्टेट वेरिएबल्स ब्लॉकचेन के ऊपर ही स्टोर होते हैं, कि जब भी आप इसमें कुछ चेंजेस करेंगे तो ब्लॉकचेन के ऊपर ये वेरिएबल स्टोर होंगे। सेकंड आपके आ जाते हैं लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स उसी तरह हैं जिस तरह फंक्शंस के अंदर डिफाइन होते हैं। जिस तरह आप सी में कोई फंक्शन बनाते थे और आपने सी के फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, उसका स्कोप उस फंक्शन तक ही रहता है, वो आपके किसी जगह पे आप उसको स्टोर नहीं करते, बस उस फंक्शन की हद तक यूज होता है, उसी स्कोप में यूज होता है, और उसके बाद जब वो उस फंक्शन से एग्जिट करते हैं तो वो वेरिएबल की वैल्यूज यू कैन नॉट एक्सेस इट फ्रॉम द आउटसाइड। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है कि जिस तरह आप यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि एक वेरिएबल है दिस वन, ये क्या है, पब्लिक व्यू इंट, इंटीजर है, अनसाइंड इंट है, पब्लिक है, विजिबिलिटी इसकी पब्लिक रखी है, कोई भी इसे व्यू कर सकता है, और इसका नाम हमने काउंटर रखा हुआ है, और ये फंक्शन हमने inc नाम का बनाया जो कि पब्लिक है, मींस इसको कोई भी बंदा कॉल कर सकता है। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या किया है, यू इंट बिफोर इज इक्वल टू काउंटर। अब ये जो बिफोर वाला वेरिएबल है ना, दिस इज अ लोकल वेरिएबल ऑफ दिस फंक्शन। इस बिफोर को इस फंक्शन के स्कोप के बाद आप रीड करने की कोशिश करेंगे तो ये रीड नहीं हो सकता, क्योंकि इस फंक्शन के स्कोप में ही ये डिफाइंड है। लेकिन काउंटर के वेरिएबल में हम क्या कर रहे हैं, काउंटर इज अ स्टेट वेरिएबल। ठीक है, काउंटर इज इक्वल टू बिफोर प्लस वन। अब बिफोर की जो वैल्यू थी उसमें ये वन ऐड कर रहा है। अब ये काउंटर का वेरिएबल स्टेट वेरिएबल है, इसकी वैल्यू जो आपने यहाँ पे राइट कर दी है, ये आपकी आउटसाइड द फंक्शन या किसी और फंक्शन के अंदर आप जब इस काउंटर की वैल्यू को दोबारा स्टेट वेरिएबल को रीड करेंगे तो इसमें रिसेंट वैल्यू आ रही होगी, लेकिन बिफोर का जो वेरिएबल है वो आपको किसी और, ये इस फंक्शन से निकलने के बाद आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये टेम्परेरी वेरिएबल है, बेसिकली लोकल वेरिएबल है, जस्ट लाइक अ टेम्परेरी वेरिएबल। ठीक है, स्टेट वेरिएबल कॉस्ट गैस टू राइट। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने बताया था कि आपको हर काम करने पे कुछ ना कुछ आपके वॉलेट में से पैसे कटेंगे जो भी फंक्शन कॉल करेगा। इवन फंक्शन अगर कॉल नहीं भी होता, वो एरर भी देता है, तब भी कोई ना कोई गैस कॉस्ट कटेगी। तो यहाँ पर उस कॉस्ट को गैस कॉस्ट कह देते हैं। ठीक है, या तो जब भी स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यूज को आप राइट कर रहे होंगे तो आपको कोई ना कोई गैस कॉस्ट डिडक्ट होगी। लोकल वेरिएबल चीप्स होते हैं, टेम्परेरी होते हैं। अगर आपने कोई ऐसा फंक्शन बनाया है जिसमें सिर्फ लोकल वेरिएबल्स हैं तो डेफिनेटली वो कोई आपकी गैस कॉस्ट कंज्यूम नहीं करेंगे। ग्लोबल वेरिएबल्स दे प्रोवाइड ट्रांजैक्शन कॉन्टेक्स्ट। ग्लोबल वेरिएबल्स बेसिकली क्या क्या हो सकते हैं, इसमें से कुछ मैंने आपको बताए हुए। मैसेज डॉट सेंडर, ये कौन है, एड्रेस दैट कॉल्ड द फंक्शन। जब भी आप कोई फंक्शन कॉल करेंगे तो जाहिर बात है आपने अपना वॉलेट लिंक किया होगा उसके साथ, आपके वॉलेट का जो एड्रेस होगा वो बेसिकली
मैसेज डॉट सेंडर वो कहलाएगा। tx डॉट ओरिजिन ये बेसिकली क्या है कि अगर आपने मल्टी लेवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे हुए हैं और आप बेसिकली अगर मैं इसको यहाँ पे ऐसे बताऊं कि आपका एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1, सेकंड आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट SA2 है। अब यहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक फंक्शन कॉल किया F1, यहाँ आपने फंक्शन कॉल किया F2। अब बेसिकली जब आपने यहाँ पर F1 को कॉल किया, लेट्स सपोज मैसेज और सेंडर जो है हमारे पास इस केस के अंदर, अब यहाँ पर होता क्या है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस है, इसको मैं लेट्स सपोज SA1 कर देता हूँ। इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का भी एड्रेस होता है जब ये डिप्लॉय होता है, तो इसको मैं कर देता हूँ SA2 कर देता हूँ। यहाँ पर एक बंदा है जो कि F1 को फंक्शन को कॉल कर रहा है जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एड्रेस है। अब इस केस के अंदर ये जो बंदा कॉल कर रहा है इसका एड्रेस लेट्स सपोज है A1। अब मैसेज डॉट सेंडर जब F1 के अंदर आप रीड करेंगे तो क्या होगा, और F1 के अंदर क्या हो रहा है कि F1 का फंक्शन बेसिकली F2 के फंक्शन को कॉल कर रहा है। बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 जो है आपका वो इनहेरिट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 से, तो आप फंक्शन 1 जो कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का है इससे आप कॉल कर रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 के फंक्शन को, इसके अंदर से डायरेक्टली कॉल नहीं कर रहे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैसेज डॉट सेंडर और tx डॉट ओरिजिन का डिफरेंस आपको बताना है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 के अंदर जब आप फंक्शन 1 के अंदर आएंगे तो यहाँ पर जो मैसेज डॉट सेंडर है वो बेसिकली आपका वो बंदा है जिसने इस फंक्शन को कॉल किया था या जिसने इस कॉल को इनिशिएट किया था, जिसका एड्रेस है A1 जो कि मैंने बताया, यानी ये किसी का वॉलेट एड्रेस था लेट्स सपोज। और फंक्शन 1 के अंदर जब आप फंक्शन 2 को कॉल करते हैं तो इस लेवल पे जब आप मैसेज डॉट सेंडर की वैल्यू को चेक करेंगे तो यहाँ पे इस फंक्शन को कौन कॉल कर रहा है, बेसिकली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू ये फंक्शन कॉल हो रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 के थ्रू। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 1 का जो एड्रेस होगा दिस वन, ये इस पॉइंट के ऊपर मैसेज डॉट सेंडर कहलाएगा। लेकिन अगर आप tx डॉट ओरिजिन की बात करें तो tx डॉट ओरिजिन का मतलब है कि ओरिजिनली ये ट्रांजैक्शन किसने इनिशिएट की थी। अब A1 ने F1 को कॉल किया, F1 ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 का जो फंक्शन था F2 उसको कॉल किया, तो अगर मैं इन दोनों जगह पर tx डॉट ओरिजिन की वैल्यू को रीड करूंगा तो F1 के अंदर भी tx डॉट ओरिजिन A1 होगा यानी जिसने कॉल किया, और F2 के अंदर भी tx डॉट ओरिजिन जो है वो A1 ही होगा जिसने इसको इनिशियली कॉल किया था। तो कुछ जगहों पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आपको जरूरत पड़ती है कि आप tx डॉट ओरिजिन यूज करें, ज्यादातर मैसेज डॉट सेंडर ही यूज होता है। मैसेज डॉट वैल्यू ये है कि अगर आपका कोई ऐसा फंक्शनैलिटी है कि जिसके अंदर आपने कोई उस फंक्शन को कॉल करने के लिए आपने पैसे ट्रांसफर करने हैं, मतलब वो पेएबल फंक्शंस होते हैं, वो हमारे स्कोप के अंदर नहीं है, तो ये वो वैल्यू है बेसिकली आप जो वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, ये वो वैल्यू आपको गेट करके दे देता है। लेकिन ब्लॉक नंबर जो है वो ये बता रहा है कि करंट ब्लॉक नंबर क्या चल रहा है, ब्लॉक डॉट टाइम स्टैम्प जो है वो ये बता रहा है कि इस वक्त टाइम क्या चल रहा है, और टाइम यहाँ पर सेकंड्स के अंदर होता है, इसको भी हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर। एंड नाउ अबाउट द डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स आपकी यूनिट होती है, यहाँ पे साइन इंटीजर नहीं होते, मतलब आप नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते 0 से लेकर अबव, और यूनिट आपका बेसिकली बिट्स में होता है। अगर आपको पता है कि आपकी कितनी वैल्यू है, 8 बिट के अंदर आपका नंबर एकोमोडेट हो रहा है और उससे ऊपर कभी नहीं जाना, तो आप यूनिट 8 यूज करेंगे। इसी तरह ये 2 की पावर में चलता है, यूनिट 8 हो सकता है, 16 हो सकता है, 32, 64, 1 to 8, और मैक्सिमम ये यूनिट 256 तक जाता है। तो मतलब आप 2 पावर 256 जब करते हैं तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। 256 माइनस 1 जारी बात है करेंगे क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मैक्सिमम नंबर है जो आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। बूल या बोलियन, इसमें तो सिर्फ ट्रू फॉल्स स्टोर होता है, ये तो उसी तरह है जिसमें सेम ही है। एड्रेस यहाँ पर एक नया वेरिएबल है, ये एड्रेस आपका इथेरियम एड्रेस स्टोर करने के लिए यूज होता है। वॉलेट एड्रेस भी हो सकता है, इसका एक फॉर्मेट है जो कि डिफाइंड है, 0x समथिंग करके एक स्पेसिफिक स्ट्रिंग होती है, तो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट टाइप में, कि जिसमें ये इथेरियम एड्रेस आपका स्टोर होता है। और उसके बाद बाइट्स हैं जो कि फिक्स साइज बाइट एरेज होती हैं। उसके अलावा इसके अंदर एरेज भी होते हैं, स्ट्रक्ट्स भी होते हैं और मैपिंग्स भी होती हैं। तो स्ट्रक्ट भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर लेंगे। एरेज इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स आई डोंट थिंक वी विल नीड दिस, लेकिन मैपिंग को हम यहाँ पे फोकस लाजमी करेंगे। उसके बाद आपकी एक चीज और आती है, इम्यूटेबल और कांस्टेंट। आप किसी भी वेरिएबल को कांस्टेंट बना सकते हैं या इम्यूटेबल बना सकते हैं, पब्लिक प्राइवेट एक्सेसिबिलिटी के अलावा, ठीक है।
पब्लिक भी हो सकता है कोई वेरिएबल, प्राइवेट भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, इम्यूटेबल भी हो सकता है। अब कांस्टेंट क्या है? यूज्ड फॉर वेरिएबल हुज वैल्यू इज फिक्स्ड एट कंपाइल टाइम एंड कैन नॉट बी चेंज। पाई की वैल्यू, मैथमेटिकल फंक्शन स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू, ये आपका क्या है? कांस्टेंट है। इम्यूटेबल आप किस तरह के फंक्शन को बनाते हैं जो आप चाह रहे हैं कि यार ये ऐसे वेरिएबल को, या ऐसे स्टेट वेरिएबल को आप इम्यूटेबल बनाते हैं जो आप चाह रहे हैं कि ये कभी भी चेंज ना हो सके और ये सिर्फ और सिर्फ एट टाइम ऑफ डिप्लॉयमेंट ही हो। जिस तरह अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ऑनर जो है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का, वो हमेशा वही रहेगा और कोई हो ही नहीं सकता, और तो फिर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ऑनर का जो स्टेट वेरिएबल है उसके साथ इम्यूटेबल का कीवर्ड यूज कर लूंगा। इट मीन्स के अगर मैं फंक्शनैलिटी बना भी दूंगा ना चेंज ऑनर एड्रेस की, तो इम्यूटेबल होने की वजह से आप उसकी वैल्यू को आफ्टर डिप्लॉयमेंट चेंज कर ही नहीं सकते। तो इम्यूटेबल ऐसा वेरिएबल है जो आपको अलाउ ही नहीं करता कि इसकी वैल्यू कभी चेंज हो सकती है। आगे आपके आ जाते हैं फंक्शंस। जिस तरह आपके सी में होते हैं फंक्शंस, पब्लिक भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। पब्लिक तो ओपन टू एनीवन, कि ये विद इन द कॉन्ट्रैक्ट भी आप इसको कॉल कर सकते हैं और आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट भी कॉल कर सकते हैं। अगर किसी और कॉन्ट्रैक्ट ने इसको इनहेरिट किया हुआ है तो उसके थ्रू भी आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, जिस तरह क्लासेस में होता है। इंटरनल, ये रिस्ट्रिक्टेड टू करंट कॉन्ट्रैक्ट एंड इट्स डिराइव्ड कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ करंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप कॉल कर सकते हैं और जो कॉन्ट्रैक्ट डिराइव्ड है उनके थ्रू कॉल कर सकते हैं। एक्सटर्नल, रिस्ट्रिक्टेड टू एक्सटर्नल कॉल्स ओनली, कि मतलब आप इसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर से कॉल नहीं कर सकते। इनहेरिटेड, अगर आपने इस कॉन्ट्रैक्ट को इनहेरिट किया हुआ तो सिर्फ एक्सटर्नली ही इसको कॉल कर सकते हैं। और प्राइवेट, रिस्ट्रिक्टेड टू करंट कॉन्ट्रैक्ट, नॉट इनहेरिटेड। प्राइवेट फंक्शन अगर आप किसी को बना देते हैं तो आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते, उसको वो फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि आप सिर्फ उसे इसी कॉन्ट्रैक्ट में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा फंक्शंस के साथ दो कीवर्ड और यूज होते हैं, व्यू और प्योर। व्यू आप तब यूज करते हैं जब आपके फंक्शन के अंदर आप किसी भी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को राइट या ओवर राइट नहीं कर रहे या मॉडिफाई नहीं कर रहे। अगर आप खाली रीड कर रहे हैं किसी स्टेट वेरिएबल को तो अब आप उसके साथ व्यू का कीवर्ड लगा देते हैं। और प्योर का कीवर्ड तब लगता है जब आप ना ही किसी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, ना ही आप किसी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को राइट कर रहे हैं। हाँ, प्योर फंक्शन में अगर इनपुट पैरामीटर्स हैं और आप इनपुट पैरामीटर्स में कुछ स्टेट वेरिएबल्स को उसमें एज एन इनपुट वेरिएबल सेंड कर रहे हैं, तो उस केस में सिनेरियो और हो जाता है, वो कहलाएगा प्योर ही, क्योंकि आप स्टेट वेरिएबल्स को फंक्शन के अंदर नहीं उस नाम से रीड कर रहे, आप स्टेट वेरिएबल को एज एन इनपुट पैरामीटर भेज रहे हैं। तो इनपुट पैरामीटर पास बाय वैल्यू यहाँ पर होता है। तो अगर आप किसी स्टेट वेरिएबल है, लेट्स सपोज num1, अगर आप उसको इस प्योर फंक्शन के अंदर कॉल कर भी देते हैं तो उसको 10 जाना, उसको स्टेट वेरिएबल का नाम नहीं जाना। ठीक है, num1 की वैल्यू अगर 10 थी तो उसको 10 जाएगा। तो उसने अगर कोई रिटर्न कर रहा होगा तो लेट्स सपोज अगर मैं कहता हूँ जी 2 नंबर्स भेजे हैं और उनका एवरेज निकाल के भेज दे, तो प्योर फंक्शन के अंदर 2 नंबर मैं कॉल से, मतलब 2 नंबर मैं इनपुट पैरामीटर में भेज दूंगा और वो रिटर्न में मुझे उन्हीं 2 नंबर्स को, जो कि उसके लोकल वेरिएबल कहलाएंगे, जो भी आपने इनपुट पैरामीटर्स के नाम रखे होंगे, ठीक है, उनको वो एवरेज निकालेगा और रिटर्न कर देगा। तो ऐसा फंक्शन जो किसी भी स्टेट वेरिएबल को ना रीड कर रहा है ना ही मॉडिफाई कर रहा है, ऐसे फंक्शन के साथ हमें प्योर का कीवर्ड लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको सॉलिडिटी का कंपाइलर उस पर एरर दे देगा। नेक्स्ट आपकी रिमिक्स की आईडी आ जाती है। ठीक है, कि रिमिक्स किस तरह है, रिमिक्स का कुछ इंटरफेस इस तरह है। आप इसका डेस्कटॉप वर्जन भी यूज कर सकते हैं और आप इसमें इसका वेब वर्जन भी यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट्स का फोल्डर है जो बाय डिफॉल्ट आप वेब पे खोलते हैं तो वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट का फोल्डर आता है, उधर आप अपना एक न्यू फाइल और कॉन्ट्रैक्ट का आप जो है कंटेंट पेस्ट कर सकते हैं। और सॉलिडिटी की फाइल की जो एक्सटेंशन है वो .sol है। फिर आप उसको कंपाइल और डिप्लॉय सारे कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली जो यूजर रजिस्ट्री का एक हमने बनाया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कि सिंपल यूजर प्रोफाइल, उसका नाम और एज हम स्टोर करेंगे, फॉरेन एड्रेस, ठीक है। ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कंट्रोल्स हु कैन अपडेट और ऐड यूजर, हम ये चाह रहे हैं कि हमने यूजर्स का डाटा ऐड करना है और उसके अंदर हमने फंक्शंस जो लिखे हुए हैं, ऐड यूजर का लिखा हुआ है, गेट यूजर का लिखा हुआ है, ठीक है। यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है कि ये फंक्शन है, चेक का लगाया हुआ है। और इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट के ऑनर की ट्रांसफर भी कर सकते हैं, कि कॉन्ट्रैक्ट के ऑनर को किसी और को भी बना सकते हैं, ठीक है। इस के अंदर हम मॉडिफायर भी डिस्कस कर लेंगे और ये फंक्शनैलिटीज भी डिस्कस कर लेंगे।